सोचिए कि आप एक किसी बड़े समुद्र की तैरती आजाद मछली हो। आप उस पानी की सबसे समझदार यानी इंटेलिजेंट मछली हो। आप एक जीनियस हो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है समुद्र क्या है, इसके प्राकृतिक कायदे कानून क्या है, इसके स्पेस में कैसे आगे पीछे मूव हो सकते हैं और बाकी दुनिया भर की चीजें। वेल कितने इंटेलिजेंट हो आप। आपने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल कर लिया है। आप ये सोच ही रहे थे कि वैसे एक इंसान आपको पकड़कर अपने साथ ले जाता है और ऊपर आपको एक ऐसी दुनिया दिखती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आप बिना पानी के जीव देखते हैं जिन्हें सांस लेने के लिए ना पानी की जरूरत है, ना मूवमेंट करने के लिए फेंस की। आप ऐसी दुनिया देखते हो जो नीचे पानी की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब इमेजिन कीजिए यह सब देखकर अगर आप वापस नीचे अपने घर पानी में लौट पाए तो आप नीचे अपने साथी मछलियों से क्या कहेंगे कि ऊपर एक डायमेंशन में एक ऐसी दूसरी दुनिया है जो हमारे वाले दुनिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? वेल बस यही मछली आज हम इंसान हैं। हमारे ब्रह्मांड में अनेकों रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जैसे डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, क्वांटम पार्टिकल काम कैसे करते हैं, ब्लैक होल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ग्रेविटी से डिफरेंट स्टेट बिहेवियर, बिग बैंग क्यों हुआ। ऐसे अनगिनत सवाल हमारे सामने दिख रहे हैं। ये ऐसा है जैसा कि पानी पर पड़ते सूरज की रोशनी मछली देख रही है, महसूस कर रही है, पर उसे ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली है क्या, इसका स्रोत क्या है। रात के चमचमाते आसमान में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, जिससे सदियों से हम इंसान अनजान थे, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की आंखें इस दुनिया को लगातार देख रही है। और इस आंखों से दुनिया को देखना हमारे लिए वैसा ही होगा जैसे अंधे इंसान को आंखें मिलना। पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और 1% से कम लोग इस दुनिया से वाकिफ है, लेकिन आप सभी बचे 99% भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं इसी इनविजिबल दुनिया की, जिसे देखना ना सिर्फ आपको एक नई नजर देगा, बल्कि इन तारों में छुपी ये दुनिया आपके दिल और दिमाग को शांत कर देगी। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर अंतरिक्ष की नई दुनिया में। ये पृथ्वी है, यहाँ आपकी जिंदगी के कई साल गुजर गए होंगे। आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह पर कहीं रहते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 13,000 किलोमीटर चौड़े इस गोले पर बैठकर आप ब्रह्मांड में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हो। 450 करोड़ साल के इतिहास में पृथ्वी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। पृथ्वी पर 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर उत्पात मचाया करते थे। इन्होंने 17 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन एक एस्टेरॉयड ने सभी डायनासोर का सफाया कर दिया। अब तक जीवन से भरपूर इस ग्रह पर 5 बार प्रलय आ चुका है, लेकिन फिर भी लाइफ हर बार फिर से पैदा हुई है। फिलहाल पृथ्वी पर हम इंसानों का राज चल रहा है, पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड की तुलना में कितना बड़ा है। कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को। यही एक चीज है जिसे हम रात में क्लियरली देख सकते हैं। एक्चुअली में चांद हमसे इतना नजदीक नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि इतना दूर है। अगर हम कार में किसी तरह चांद पर जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, तो हमें 160 दिन लगेंगे और चांद से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह नजर आती है। चांद हमसे हर साल 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और रात के आसमान में जब हम चांद को देखते हैं तो उसके 1.3 सेकंड पुराने वाले वर्जन को देख रहे होते हैं और सूरज के ऑलमोस्ट 8 मिनट पुराने वाले वर्जन को। इसे टेक्नोलॉजी के जरिए हम कई आगे तक ले गए हैं, जिसके द्वारा हम यूनिवर्स में कई अरब लाइट ईयर दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो तारे हम रात के आसमान में देखते हैं, उनके अर्थ से डिस्टेंस के बेसिस पर हम उनके कई सौ से लेकर कई हजार साल पुराने वर्जन को देख रहे होते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। तो ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोब द्वारा। ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी, जो ऐसी दिखती है मार्स की सतह से। मार्स की हमसे एवरेज दूरी 225 मिलियन से 400 मिलियन किलोमीटर तक रहती है। चांद से लगभग 986 गुना लंबी दूर। यहाँ तक कि रोशनी की किरणों को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और दूर जाए तो हम देख सकते हैं वायेजर 1 स्पेस प्रोब को, जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी पृथ्वी से फिलहाल दूरी 2400 करोड़ किलोमीटर है और ये हमसे 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा है। इतनी स्पीड में भी वो अगले 30,000 साल तक सोलर सिस्टम के बाहर नहीं जा पाएगा। 14 फरवरी 1990 में वायेजर 1 ने अपनी कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये देखने में तो इतना कुछ नहीं लगता, लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का डॉट पृथ्वी है। ये हमारा घर है और हर कोई चीज जिसके साथ आपने कभी भी इंटरेक्ट किया है वो इसी ग्रह में है। यही अरबों लोगों ने जन्म लिया और पूरी जिंदगी काटी है। हर वो शख्स जिसके बारे में तुमने सुना, जाना और जिससे तुमने प्यार किया, हर वो शख्स जो कभी अस्तित्व में रहा, इस छोटे से नीले बिंदु में उसने अपनी पूरी जिंदगी जी है। हमारे सारे सुख और दुख, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी हर हार जीत, हमारे सारे धर्म और धर्म बनाने वाले राजा, रंग, साधु, संत और शैतान का कुल जोड़ यही एक छोटा सा बिंदु है, सूरज की रोशनी में लटकता हुआ धूल का एक कण। अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को जी भर के देख लेते हैं। क्या पता हम इस यात्रा में वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। एक बार हम सूर्यमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। यहाँ हम लाइट ईयर में दूरी मापते हैं और एक लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर।
हम इंसान इस ब्रह्मांड में स्पीड लिमिट से बंधे हुए हैं, इसलिए हम लाइट के स्पीड के 90% स्पीड भी कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इंसान अगर लाइट स्पीड के 90% स्पीड से भी ट्रैवल करे तो हमारे लिए टाइम स्लो होता जाएगा। ऐसा क्यों, तो वो किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर स्पेसशिप में बैठकर हम 99% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो धरती का 1 घंटा हमारे लिए सिर्फ 8 मिनट होगा। 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से चले तो पृथ्वी पर 1 घंटा हमारे लिए स्पेसशिप पर 50 सेकंड के बराबर होगा। और अगर 99.9999% स्पीड ऑफ लाइट से चले तो अर्थ पर 1 घंटा हमारे लिए सिर्फ 5 सेकंड होंगे। हम जितना ज्यादा लाइट स्पीड के क्लोज रहेंगे उतना ही समय हमारे लिए रुकता रहेगा और 100% स्पीड पर समय पूरी तरह रुक जाएगा, जो कि इंसान कभी भी हासिल कर ही नहीं सकता। सूरज के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटरी। ये हमसे 4.24 लाइट ईयर दूर है। अगर वॉयेजर 1 उसकी तरफ बढ़ेगा तो उसे 70,000 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं पूरे 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को। इसे पार करना आज भी किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। हमें रात में जितने भी तारे नजर आते हैं वो सब के सब मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारे हैं। यहाँ लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा तारे और 50,000 करोड़ से ज्यादा प्लेनेट मौजूद है, लेकिन आप इन सबको रात में कभी भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि 99% तारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे एरिया के अंदर होते हैं। और ये पीला डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है, जिसका मतलब कोई भी एलियंस अगर ये रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों की मौजूदगी का कभी भी पता नहीं चलेगा और ना ही उनसे कभी हम मिल पाएंगे। लेकिन ये विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक कण जैसा भाग है। जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को। लंबे समय तक हमें लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी है, लेकिन इस सोच में बदलाव लाया एडविन हबल ने और इसका पहला रिलायबल एस्टिमेट मिला 1995 में, जब हमने हबल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक बेहद छोटे रीजन यानी हमारे विजिबल अंतरिक्ष का मात्र 24वें अरबवें भाग पर लगातार 10 दिन तक फोकस किया था। उसमें भी हमें 3000 नए गैलेक्सीज का पता चला। इस फोटो को हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। इसी तरह कई गैलेक्सी समूह हर जगह मौजूद है और हमारे लोकल ग्रुप में कुल 54 गैलेक्सीज मौजूद है और ये पूरी 1 करोड़ लाइट ईयर में फैली हुई है। ऐसे ही कई लोकल ग्रुप मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर का निर्माण करते हैं जो करोड़ों लाइट ईयर में फैले होते हैं, जैसे कि हमारा वर्गो गैलेक्सी क्लस्टर। बट ये इतना बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर भी रेती भर का दाना है बड़े सुपर क्लस्टर का, और ये चौंकाने वाले अरबों लाइट ईयर में फैले होते हैं। सुपर क्लस्टर बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर का एक ग्रुप होता है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट सूरज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, यानी ग्रेविटी से आपस में बंधे होते हैं, ऐसी लाखों गैलेक्सी क्लस्टर जब एक दूसरे के या फिर किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स में पृथ्वी हमारा ग्रह है, गैलेक्सीज में मिल्की वे, क्लस्टर में वर्गो और सुपर क्लस्टर में लेनिया हमारा घर है। बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक तो हम देख सकते हैं बड़े से बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के वो हिस्से का जहाँ तक हम आज देख पाए हैं। यहाँ पे कम से कम 200 अरब गैलेक्सीज है और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने तारे हैं जितने रेती के दाने पृथ्वी पर भी नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक दूरी 4650 करोड़ लाइट ईयर्स है। मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कुल लंबाई 9300 करोड़ लाइट ईयर्स है। अब हम जानते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आखिर होता क्या है। ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट पार्टिकल हमारी ओर आते हैं या फिर किसी स्पेस टेलीस्कोप या फिर किसी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम में कैप्चर किए जाते हैं। इसका मतलब जब भी हम 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट वर्तमान में 13.5 बिलियन लाइट ईयर दूर है, बल्कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम वो ऑब्जेक्ट के उस वर्जन को देख रहे हैं जिस स्टेज में वो आज से 13.5 बिलियन साल पहले था। मतलब उसके लाइट पार्टिकल हम तक पहुंचते पहुंचते 13.5 अरब साल बीत गए और उसकी वर्तमान लोकेशन इससे कई गुना दूर हो गई होगी या फिर वो ऑब्जेक्ट अब अस्तित्व में ही ना हो। अगर इसी वक्त किसी 100 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट से कोई एलियन हमारी ओर टेलीस्कोप से देख रहा होगा तो उसे पृथ्वी पर हम नहीं बल्कि हमारे 100 साल पुराने परदादा दिखेंगे। इंसानी आंखें, हमारे स्पेस प्रोब और दुनिया के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप यूनिवर्स के जितने हिस्से को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इतना ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो आज हम आधुनिक टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है। ज्यादातर गैलेक्सी जो हमें आज दिखाई देते हैं वो हमारे ऑब्जर्वेबल लिमिट से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का लगातार लाइट की गति से कई गुना तेज विस्तार हो रहा है और इतनी दूर की रोशनी आज तक हमारे पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई और न कभी पहुंच पाएगी। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा यूनिवर्स अभी के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तुलना से 150 सेक्सट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है। ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है।
बट इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमें ये सोचना चाहिए कि हमें दुनिया को किस नज़रिए से देखना चाहिए, ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, तोहफे से मिली इस ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, यूनिवर्स में कितना कुछ है आगे जानने के लिए, खोजने के लिए। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आपकी क्या राय है इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में? क्या ये आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा विशाल है या उससे कम?